नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण के इस कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, राजद्रोह के मामले में विनोद दुआ जीते, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया केस। ड्रग कंट्रोल ने गंभीर को जमाखोरी का दोषी पाया, पहले दी थी क्लीन चिट। बीजेपी में यूपी चुनाव की चिंता बढ़ी, संघ की दिल्ली में बड़ी बैठक। पंजाब सरकार का आंतरिक संकट गहराया, अमरिंदर कमेटी से मिलेंगे। कानपुर में बीजेपी नेताओं ने पुलिस की पकड़ से हिस्ट्री शीटर को भगाया। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता द्वारा दायर किया गया राजद्रोह का केस खारिज कर दिया है और एफआईआर को रद्द करने के आदेश भी दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों से सुरक्षा का हक हर पत्रकार को है। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने पिछले साल दिल्ली दंगे पर विनोद दुआ के यूट्यूब शो को लेकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में उन पर फेक न्यूज फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानि वाली सामग्री छापने और सार्वजनिक रूप से गलत बयान देने का आरोप लगाया था। इस एफआईआर के खिलाफ ही विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को तो रद्द किया ही, मगर विनोद दुआ की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले किसी भी पत्रकार पर तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाए जब तक कि हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व वाले पैनल से इसकी सहमति न ली गई हो। जस्टिस यू ललित और विनीत सरन की पीठ ने यह फैसला दिया है। न्यायाधीशों ने कहा, राजद्रोह पर केदारनाथ सिंह के फैसले के तहत हर पत्रकार सुरक्षा का हकदार होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, माइलस्टोन फैसला है। हालांकि 1962 में ही केदारनाथ सिंह का जो मामला था, जो केस था, जो एक नज़ीर की तरह था, उसमें तय हो गया था कि पत्रकारों को इस तरह से डराने, धमकाने, परेशान करने के मामलों में सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह के मामलों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता पर हावी हुई है और काबिज हुई है और कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, तो वो अपने विरोधी पत्रकारों को, अपने खिलाफ बोलने वालों, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है। और उसी की एक कड़ी थी हिमाचल प्रदेश में विनोद दुआ के खिलाफ ये एक फर्जी किस्म का मुकदमा डालने का, दायर करने का। ये दुनिया जानती है कि विनोद दुआ पिछले लगभग 4 दशकों से भारतीय टेलीविजन जगत के एक नामी गरामी हस्ती हैं और बहुत जिम्मेदारी भरे अंदाज में उन्होंने पत्रकारिता की है। उन पर इस तरह का कोई आरोप लगाना ही निराधार है, बुनियाद है कि वो किसी समाज में उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि विनोद दुआ तीखी आलोचना कर रहे थे प्रधान सेवक की, उनकी सरकार की, उनकी नीतियों की, और जिस तरह से संघ परिवार और बीजेपी इस देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा का वातावरण फैला रहे हैं, उसको लेकर वो बहुत ही आक्रामक मुद्रा में अपने कार्यक्रम करते थे, जो कि आज के समय की मांग भी है। लेकिन ये चीज़ें जाहिर है कि संघ परिवारियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, मोदी के अंधभक्तों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि लंबा टाइम ले लिया, ये पिछले 1 साल का वक्त अगर इस की सुनवाई में लगा और फैसले में, तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कितने धीरे चल रहा है। ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये तो एक पक्ष है जिसमें राजद्रोह का एक मामला रद्द कर दिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले और भी पत्रकारों पर है। उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि विनोद दुआ अकेले नहीं हैं इस देश में जिनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में और यहाँ उत्तर भारत में भी कई राज्यों में इस तरह के फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने के। सिद्दीक कप्पन का मामला आपके सामने है ही, और भी ऐसे मामले गिनाए जा सकते हैं जिनमें बेवजह
राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। भीमा कोरेगांव में 16 लोगों को उस केस के तहत बंद करके रखा गया है। 2.5-3 साल से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अपनी आंखें, कान, नाक थोड़ा ज़्यादा खोलने पड़ेंगे, थोड़ा खुद एक्टिव होना पड़ेगा। हालांकि पहले बोबडे के काल के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट बेहतर काम कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता थोड़ी सी बहाल हो रही है, लेकिन बहुत सारे पेंडिंग मामले उसके पास पड़े हैं और राजद्रोह के मामले में उसे कम से कम ऐसा करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। जो सुझाव आया था कि कम से कम वरिष्ठ पत्रकारों को इस तरह से न फंसाया जाए, उसके लिए कोई एक पैनल हो जिससे स्वीकृति लेनी जरूरी हो अगर उसके खिलाफ राजद्रोह का कोई केस करना चाहता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। इससे वो सुरक्षा के हक वाली बात तो कह रहा है, लेकिन सुरक्षा मिलती हुई दिखलाई नहीं दे रही है। अगली खबर लेते हैं। कल तक दिल्ली का जो ड्रग कंट्रोल विभाग फेविफ्लू दवा खरीद मामले में क्रिकेटर गौतम गंभीर फाउंडेशन को क्लीन चिट दे रहा था, उसी ने अब उन्हें दोषी माना है। ड्रग कंट्रोल विभाग के रवैये में ये बदलाव हाई कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित आलोचना के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया था कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा फेविपिरवीर और मेडिकल ऑक्सीजन की अनधिकृत खरीद, जमाखोरी और वितरण में शामिल था, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने कहा कि गौतम गंभीर के फाउंडेशन के पास दवा का कोई लाइसेंस नहीं है जो कानूनी रूप से खरीद करने, इकट्ठा करने और बांटने के लिए जरूरी है। इसलिए गौतम गंभीर की फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही मामले में विधायक प्रवीण कुमार को भी विभाग ने दोषी ठहराया है। 2 दिन पहले ही इसी ड्रग कंट्रोल विभाग की क्लीन चिट वाली रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जबरदस्त खिंचाई की थी। उसने ये कह दिया था कि क्लीन चिट देने वाली वो रिपोर्ट उस कागज पर लिखे जाने के भी काबिल नहीं है। कोर्ट ने उसे कचरा करार दिया था। कोर्ट ने रिपोर्ट को इतना खराब माना था कि ड्रग कंट्रोल विभाग को चिताते हुए कह दिया था कि अपना काम ठीक से नहीं कर सकता तो क्या निलंबित करके दूसरे को ये काम सौंप दिया जाए। उसने ये भी कह दिया था कि ड्रग कंट्रोल विभाग पर उसका विश्वास डगमगा गया है। तो ड्रग कंट्रोल विभाग जाहिर है कि गौतम गंभीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी का पूरा निज़ाम है, तो अपने नेताओं को बचाने के लिए अतिरिक्त सजगता और सक्रियता दिखाते हैं ये विभाग, और यही हुआ था। लेकिन ये हाई कोर्ट का दबाव था। हाई कोर्ट ने इस खबर की तह तक गया और उसने ये जांच की रिपोर्ट मांगी और मजबूरन अब कंट्रोल विभाग को हकीकत बयान करनी पड़ी है और उसमें साबित हो गया कि गौतम गंभीर गैर कानूनी काम कर रहे थे। अब देखना यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करता है गौतम गंभीर के खिलाफ। उन्हें हल्की वार्निंग देके छोड़ देता है या उन पर कोई जुर्माना, कोई सज़ा करता है, क्योंकि जब तक इस तरह का कोई दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैसेज नहीं जाएगा। और इस तरह की हरकतें और भी बीजेपी नेताओं ने की हैं। आपको पता है कि गुजरात में बीजेपी के नेता ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे आधी रात, क्योंकि उनके किसी मित्र ने रेमडेसिविर की स्मगलिंग करने की कोशिश की थी, उसकी रक्षा करनी थी। तो ये तमाम बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर इस तरह से सक्रिय थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये हौसले बढ़ेंगे। तो पहली बात तो अच्छी ये हुई है कि गौतम गंभीर को दोषी मान लिया गया है और अब उनकी सज़ा तय होनी चाहिए, ये मुख्य बात है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरी ताकत से मैदान में उतरना पड़ा है। इसी सिलसिले में संघ के वरिष्ठ नेताओं की 3 दिवसीय बैठक दिल्ली में हो रही है। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चर्चा होगी, ऐसा बताया गया है। लेकिन मुख्य रूप से विषय उत्तर प्रदेश ही होगा। संघ के सभी सह सरकार्यवाह और कार्यवाह भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भागवत कुछ दिन तक दिल्ली में ही रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले भी संघ ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। ये बैठक इतनी अहम थी कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा,
सह सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल हुए थे। कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान जनता के बीच बनी धारणा को लेकर बीजेपी और संघ में चिंता है। उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद चुनाव होने और बीते दिनों बीजेपी आलाकमान और संघ ने योगी के कामकाज की समीक्षा की है और अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही थी कि क्या मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का संकट ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब उसका जीतना लगभग असंभव हो गया है और कुछ उसे बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में मुख्यमंत्री को हटाना भी शामिल हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एडामेंट हैं, वो एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, अगर आपने मुझे हटाया तो मैं कुछ और कर सकता हूं। तो गले की फांस बन गए हैं योगी, मोदी, शाह और पूरी बीजेपी और संघ परिवार के कि उनको हटाएं कि न हटाएं। हटाएंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे और अगर नहीं हटाते हैं तो स्थितियां बहुत ही विकट हो गई हैं, उनसे कैसे पार पाया जाएगा। तो चुनाव की रणनीति अब आप देखिए कि आरएसएस अपने को सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन उसके तमाम पदाधिकारी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में किस तरह से शामिल हो रहे हैं। होसबोले साहब दिल्ली में भी बैठक करते हैं, फिर लखनऊ जाकर भी लोगों से मिलते हैं, बीजेपी नेताओं से मिलते हैं और अब ये संघ परिवार की बैठक, बड़ी बैठक जिसमें इतने सारे अधिकारी एक साथ बैठेंगे और संघ प्रमुख भागवत भी इतने दिनों तक यहाँ जमे रहेंगे, 3 दिन की बैठक है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का संकट बहुत ही गंभीर है और ये भी इसका एक अर्थ निकलता है कि ये मोदी और शाह के हाथ से निकल गया संकट है, वो इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए संघ को आगे किया गया है और संघ से एक समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो जनाधार बीजेपी ने इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में गंवा दिया है। योगी एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए हैं, कोरोना काल में बहुत बदनामी हुई है सरकार की, उसका नकारापन गांव-गांव शहर पहुंच गया है। तो अब क्या किया जाए और इससे कैसे क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव 2024 के सेमीफाइनल चुनाव है, इसमें हार का मतलब है 2024 में भी पार्टी की हार का लगभग सुनिश्चित हो जाना, इसलिए चिंता गंभीर है और इसीलिए पूरा संघ परिवार माथा फोड़ने जुट रहा है। अगली खबर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी युद्ध के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। दूसरी ओर अमरिंदर से नाराज कांग्रेस विधायक, सांसदों और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। खबर यह भी है कि चंडीगढ़ में बुधवार को अमरिंदर कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में 6 मंत्री शामिल नहीं हुए और उन्हें बुलावा भेजना पड़ा। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू व कुछ अन्य नेताओं के कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद हाईकमान को बीच में आना पड़ा था और उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल शामिल हैं। ये कमेटी अब तक कुल 25 विधायक मंत्रियों के अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी बातचीत कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से बातचीत करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी। सिद्धू सहित इन तमाम नेताओं की शिकायत है कि 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी वाले मामले और कोटकपुरा गोलीकांड के दोषियों को सत्ता में आने के 4.5 साल बाद भी नहीं पकड़ा जा सका है। इस मामले में अमरिंदर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बेअदबी मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की है और ऐसा करके जनता से धोखा किया गया है। इसके अलावा जमीन, रेत, ड्रग्स, केबल और अवैध शराब के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने का भी सवाल विधायकों ने उठाया है। तो चुनाव आ रहे हैं, हर गुट अब अपना हिस्सा चाहता है, हर गुट चाह रहा है कि चुनाव के बाद की स्थिति के लिए तैयार किया जाए। अच्छी बात कांग्रेस के लिए अभी तक ये थी कि पंजाब में उसका रास्ता साफ दिख रहा था, किसान आंदोलन की वजह से उसे मजबूती मिली, अकाली और बीजेपी का गठबंधन टूटा, इसलिए उसके लिए एक आसान समीकरण दिख रहा था। लेकिन ये जो बीजेपी कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गया है, नवजोत सिंह सिद्धू और जो दूसरे नेता हैं जिस तरह से बाजवा खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और अमरिंदर को डिसलॉज करने के लिए उनका तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक
ऐसा संदेश पंजाब में जा रहा होगा जो उसके लिए, कांग्रेस के लिए कतई फायदेमंद नहीं होगा। तो ये हाईकमान की जिम्मेदारी थी कि इसको इस हद तक न आने देता, लेकिन हाईकमान आखिरी टाइम तक चुप रहता है और फिर कार्रवाई करता है। तब तक चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी होती हैं। पंजाब के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि कमेटी बना दी गई है, बातचीत हो रही है, लोगों से राय मशवरा हो रहा है। अंजाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस समय हटाना एक तरह से मुश्किल भी है कांग्रेस के लिए, दूसरे जो उनके आलोचक हैं नेता, उनके लिए भी। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद अमरिंदर को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। अमरिंदर 79 साल के हो गए हैं और वो एक टर्म और चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि उम्र उनकी काफ़ी हो गई है और अब नई जनरेशन को सामने आना चाहिए। लेकिन ये अमरिंदर सिंह को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस के फेस बन चुके हैं पंजाब में भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी उस तरह की पहचान है। आखिरी खबर लेते हैं आज की। उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर में बीजेपी नेताओं ने दिन दहाड़े पुलिस से धक्का मुक्की करके एक हिस्ट्री शीटर को भगा दिया। घटना के वायरल वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और ये भी कि यहाँ अपराधियों और बीजेपी नेताओं का कितना जबरदस्त गठजोड़ है। फजीहत होने के बाद पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुआ यूं कि कानपुर में हमीरपुर रोड पर स्थित आकर्षण गेस्ट हाउस के बाहर बुधवार को बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। कोरोना लॉकडाउन के बीच चल रही इस पार्टी में कई बीजेपी नेता तो जुटे ही, 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी पहुंच गया। किसी ने पुलिस को मनोज सिंह के यहाँ होने की सूचना दे दी तो पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए धावा बोल दिया और गेस्ट हाउस को घेर लिया। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के जिला मंत्री भदौरिया और अन्य बीजेपी नेताओं का बवाल। पुलिस द्वारा मनोज सिंह को जीप में बैठाने के साथ ही बीजेपी नेताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की व गाली गलौज शुरू कर दी और जीप के आगे बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसी धक्का मुक्की के बीच कुछ बीजेपी नेताओं ने मनोज सिंह को जीप से उतारकर भगा दिया। बुरी तरह किरकिरी होने के बाद बीजेपी ने भदौरिया को जिला मंत्री के पद से हटा दिया है और 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जो इस मामले में पूरी जानकारी देगी। भदौरिया के खिलाफ भी कुछ थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वो और मनोज सिंह अभी तक फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो ये बीजेपी का एक चेहरा है उत्तर प्रदेश में, जिसको आप देख सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराधों का सफाया कर दिया है, अपराधियों का सफाया कर दिया है। फेक इनकाउंटर हज़ारों करवाए गए और ठोक दो की एक पॉलिटिक्स की गई। लेकिन बीजेपी के इतने हिस्ट्री शीटर और इस तरह के आपराधिक चरित्र वाले नेता अभी भी लॉकडाउन में भी पार्टी भी करते हैं और उसमें हिस्ट्री शीटर को बुलाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस की पकड़ से उसको भगाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को इस घटना के मार्फत बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसी घटना के मार्फत आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम करने को ढंग को भी समझ सकते हैं, उनकी काबिलियत को भी माप सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश का एक नमूना पेश करती घटना है। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे इस वीडियो को और बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।